नमस्कार। 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपल गुप्ता। 20 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू में आ रहे हैं और यहां से लोकसभा चुनावों की शुरुआत करेंगे। लोकसभा के चुनावों को लेके भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में कितनी सीरियस है, ये सब कुछ सामने आ रहा है इस वक्त। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि जम्मू की सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए सेफ सीट है। जहां तक अब उधमपुर की बात करें, उधमपुर की सीट भी भारतीय जनता पार्टी अपने खाते में लिख चुकी है, क्योंकि वहां जो लोकसभा के सदस्य हैं डॉक्टर जतेंद्र सिंह, उन्होंने वहां इतना काम किया है, इतना विकास किया है कि भारतीय जनता पार्टी यही सोच रही है कि उनका रिजल्ट सामने आएगा तो ये सीट पक्की होनी की हो। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की निगाहें इस वक्त जो है वो अनंतनाग रजौरी सीट पर लगी हुई है। वो हर हालत में रजौरी अनंतनाग की सीट जो है अपने खाते में डालना चाहती है, जबकि एनडीए में फूट पड़ी हुई है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कह दिया है कि हम एनडीए के साथ नहीं, अकेले ही ये चुनाव लड़ेंगे। और ज्यादा सीरियस हो गया है भारतीय जनता पार्टी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चाहते हैं कि ये जो सीट है जो भारतीय जनता पार्टी के खाते में आए। इसी सिलसिले में सैयद मुश्ताक बुखारी को जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया गया, अरशद महमूद को पार्टी में शामिल किया गया, शहनाज गनई को पार्टी को शामिल किया गया, ये सब जो चीजें दर्शाती हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अनंतनाग सीट को लेके कितनी सीरियस है। क्योंकि अनंतनाग रजौरी सीट जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी कश्मीर के अंदर अपनी बाकी 2 सीटों के लिए भी लड़ाई लड़ सकती है। ये बहुत बड़ी एक बात है। आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी जम्मू के अंदर अपनी हुकूमत बनाना चाहती है और यही दिखाना चाहती है कि जम्मू में नहीं बल्कि कश्मीर के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने कदम फैला चुके हैं, अपना कमल खिला चुके हैं। तो आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री सैयद मुश्ताक बुखारी गुरुवार को भाजपा में शामिल हो गए। सैयद मुश्ताक बुखारी पहाड़ी नेता के तौर पर जाने जाते हैं और वह लंबे समय से फारूक अब्दुल्ला प्रमुख नेशनल कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए थे। गुरुवार को जम्मू में पार्टी मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान रविंद्र रैना ने कहा कि जम्मू कश्मीर की सियासत के कदावर नेता सैयद मुश्ताक बुखारी ने आज औपचारिक तौर पर भाजपा का दामन थाम लिया है। इस दौरान पार्टी अध्यक्ष महासचिव अशोक कोल व अन्य नेताओं ने बुखारी का पार्टी में इस्तकबाल किया। बुखारी राजौरी और पुंछ क्षेत्र में नेशनल कॉन्फ्रेंस किया प्रमुख चेहरा रहे। बुखारी ने 2022 में पहाड़ियों को एसटी का दर्जा देने के मुद्दे पर पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि बुखारी के शामिल होने से अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट पर भाजपा को लाभ मिल सकता है। केंद्र सरकार ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में पहाड़ी समुदाय सहित 3 अन्य समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया है। पहाड़ी समुदाय लंबे समय से एसटी दर्जे की मांग कर रही थी, जिसे अब पूरा कर लिया गया है। हालांकि गुज्जर बकरवाल समुदाय ने इसका विरोध जताया है। इससे पहले बुधवार को नौशहरा विधानसभा क्षेत्र से पीडीपी के वरिष्ठ नेता अरशद महमूद अपने समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हो गए। पार्टी मुख्यालय जम्मू में हुए एक कार्यक्रम में प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र रैना ने नए सदस्यों का स्वागत करते हुए कहा कि इससे पार्टी को मजबूती मिलेगी। रैना ने कहा कि अरशद ने 2008 में पीडीपी के जनादेश पर विधायक सीट के लिए चुनाव लड़ा था। उन्होंने सरपंच के रूप में अपने राजनीतिक जीवन में समर्पित रूप से लोगों की सेवा की। पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार जन कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। इसने गरीबों और जरूरतमंद लोगों के उत्थान के लिए जन कल्याण योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया है। इस दौरान सांसद जुगल किशोर शर्मा, सत शर्मा, विनोद गुप्ता, कविंद्र गुप्ता आदि मौजूद रहे। इससे पहले मंगलवार को पूर्व विधायक एवं पूर्व नेका नेता शहनाज गनई नई दिल्ली में भाजपा में शामिल हो गए। शहनाज गनई पुंछ जिले से हैं और पूर्ववर्ती राज्य जम्मू कश्मीर की विधान परिषद की सदस्य रही हैं। सूत्रों ने यह भी खुलासा किया कि उत्तरी कश्मीर के एक पूर्व सांसद भी भाजपा के संपर्क में है और पार्टी में शामिल हो सकते हैं। ऑफसेट प्रिंटर एसोसिएशन ने प्रोफेसर कमल मोहन चोपड़ा और अश्विनी गुप्ता की उपस्थिति में जम्मू के भारत पाक सीमावर्ती क्षेत्र में आतंकवादी पीड़ितों को राहत सामग्री वितरित की। उन्होंने कहा कि जम्मू के सीमावर्ती इलाकों में हमारे भाई बहन
अजीब स्थिति का सामना कर रहे हैं। सीमा पार से लगातार गोलाबारी के कारण वे बेघर हैं और दुश्मन समर्थित आतंकियों का उन्हें खमियाजा भुगतना पड़ता है। गोलाबारी के दौरान उन्हें खुद को सामुदायिक बंकरों में छिपाना पड़ता है। ऑफसेट प्रिंटर्स एसोसिएशन ने उनके लिए एक ट्रक रजाई का योगदान दिया ताकि वे लोग ठंड के मौसम में ठीक से सो सकें। ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੜਾ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ परिस्थितियां ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਹੈ। ਬੰਕਰ ਬਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋ। शिवसेना के पार्टी अध्यक्ष मनीष साहनी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि खेलो इंडिया को लेकर सरकार द्वारा बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन आज जो ज़मीनी हकीकत है वो इससे बिल्कुल हटकर है, क्योंकि खिलाड़ियों को वो सब सुविधा नहीं मिल पाती जिसकी की सरकार दावे करती है। इसी को लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अधिक बात साझा की। जानकारी है कि वो नियुक्ति पत्र भी बांटेंगे और कई हजारों लोगों को यहाँ पर नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। आप लोगों के माध्यम से हम प्रधानमंत्री जी से अपील करते हैं और मुझे पूरी उम्मीद भी है कि अगर वो एमएएम स्टेडियम में उनकी रैली होगी तो वो जरूर खेलों की सुध भी लेंगे और खिलाड़ी जो हमारे चैंपियंस, जो पदक विजेता कई सालों से जो है अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं, उनका इंतजार पर भी पूर्ण विराम लगाएंगे, उनको भी जो है वो नियुक्ति पत्र बांटेंगे। शिवसेना ने एक संकल्प लिया है, आज हमने खेल सेल का गठन किया है, जो ये पोस्टर भी आपको दिखाए जा रहे हैं। इसके अंदर हमने सेल खेलों की स्थिति को सुधार करने के लिए, खिलाड़ियों की आवाज बुलंद करने के लिए, क्योंकि लगातार देखा गया है कि कोई भी संगठन खिलाड़ियों की आवाज बनकर सामने नहीं आता, तो खिलाड़ी बेचारा बहुत ज्यादा परेशान रहता है। खेल सुविधाओं को लेकर, खिलाड़ियों की आवाज को लेकर, किसी भी तरह की अगर किसी को, खिलाड़ी को, उसके माता पिता को किसी की तरह भी शिकायत है या वो कोई सुझाव देना चाहते हैं तो इस नंबर पर हमें प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष उठाई जाएगी, उन पर आवाज बुलंद की जाएगी और हर संभव प्रयास किया जाएगा उन शिकायतों को हल करने के लिए। श्री गुरु रविदास जी के 647वें प्रकाश उत्सव के मौके पर श्री गुरु रविदास एसएस ट्रस्ट द्वारा शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। ये शोभा यात्रा बड़ी ब्राह्मणा से सुबह 11 बजे निकलेगी और इसी शोभा यात्रा को लेकर फॉर्मर कॉर्पोरेटर शाबलाल बसन ने अधिक जानकारी साझा की। सतगुरु रविदास जी महाराज की वाणी पर आधारित वो भजन भी गाएंगी, ताकि जो दुनिया की जो सतगुरु रविदास जी महाराज का यूनिवर्सल मैसेज है, भाईचारे का जो मैसेज है, सारे उस दिन पूरे स्टेट के अंदर, यूटी के अंदर जब जाएगा, विश्व में जाएगा, पूरे देश में जाएगा। तो इस तरह तमाम हमारी सभाओं से, तमाम संघ से अपील की जाती है कि सुबह बढ़ चढ़कर शोभा यात्रा में हिस्सा लें। इसमें हमारे बहुत से जो स्कूल हैं, बहुत से स्कूल हैं, स्कूलों के बच्चे हैं, वो भी शोभा यात्रा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक बार मैं पुनः सतगुरु रविदास जी महाराज के 647वें प्रकाश उत्सव पर पूरे प्रदेशवासियों को, पूरे देशवासियों को, पूरे विश्ववासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास। पाकिस्तान बहकर जा रहा रावी का पानी अब जम्मू कश्मीर और पंजाब की बंजर हो रही करीब 37,000 हेक्टेयर जमीन पर हरियाली लाएगा। इनमें से 32,000 हेक्टेयर भूमि जम्मू कश्मीर में ही है। केंद्र सरकार के सहयोग से वर्ष 2018 में आरंभ हुई शाहपुर कंडी परियोजना का ज्यादातर काम पूरा हो गया है। शाहपुर कंडी में बांध बनकर तैयार है और 25 फरवरी को बांध में जल भंडारण होने लगेगा। इसके बाद रावी तवी नहर से किसानों के खेतों तक ये पानी पहुंचाया जाएगा। परियोजना से 200 मेगावाट बिजली उत्पादन का भी लक्ष्य है। परियोजना पर करीब 2,793 करोड़ रुपए की लागत आई है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार अगले माह जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे। उनके साथ चुनाव आयोग के दोनों आयुक्त भी होंगे। इस दौरान जम्मू कश्मीर में संसदीय चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव कराने की संभावना पर विचार विमर्श होगा। संबंधित अधिकारियों ने बताया कि चुनाव आयोग का ये 2 दिवसीय दौरा 12 और 13 मार्च तक रहेगा। दौरे के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, प्रदेश प्रशासन व पुलिस के आला अधिकारियों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। वह प्रदेश के विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से भी मिलेंगे। जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर के मौलाना आजाद रोड पर शुक्रवार को
MLA हॉस्टल में भीषण आग लग गई। इसका पता चलते ही तुरंत अग्निशमन विभाग को इसकी जानकारी दी गई। मौके पर अग्निशमन कर्मियों ने आग को बुझाने के प्रयास शुरू कर दिए। अधिकारियों ने बताया कि आग लगने का कारण फिलहाल पता नहीं चल सका है। हालांकि आग बुझाने के लिए दमकल कर्मियों की एक टीम मौके पर पहुंच गई। अधिकारियों ने बताया कि आग पर काबू पाने का काम फिलहाल जारी है। आग ने इमारत के बाकी हिस्से को भी अपनी चपेट में ले लिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने फारूक अब्दुल्ला के अकेले चुनाव लड़ने के फैसले को पार्टी कार्यकर्ताओं का नजरिया बताया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वे इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं और आगे भी बने रहेंगे। उमर अब्दुल्ला ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बयान पर कहा कि ये पार्टी कार्यकर्ताओं का नजरिया है। कांग्रेस ने अभी तक संपर्क नहीं किया है। इस संबंध में आगे विचार विमर्श किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि दोस्त दोस्त होते हैं। हम ऐसी पार्टी नहीं है जो मल्टीपल बूट में पैर रखें। जैसा कि कुछ पत्रकारों ने कहा कि हमारे दरवाजे एनडीए के लिए खुले हैं, लेकिन ये सच नहीं है। उमर ने कहा कि मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि एनडीए के लिए कोई दरवाज़ा, कोई खिड़की, यहां तक कि एक दरार भी खुली नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब के बयान को लेके कुछ लोगों ने उसको तोड़ मरोड़ के और एक अलग अंदाज में पेश करने की कोशिश की। ये तासुर दिया जा रहा है कि हम इंडिया अलायंस को छोड़ रहे हैं या कमज़ोर कर रहे हैं। उसके साथ साथ एक चैनल ने ये तासुर भी देने की कोशिश की कि हम एनडीए के साथ अब एक रिश्ता बनाने की तैयारी कर रहे हैं। ये दोनों चीज़ें बेबुनियाद हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। मैं वाज़िया तौर ये कहना चाहता हूँ कि इंडिया अलायंस के साथ हम थे, हैं और रहेंगे। जहाँ तक जम्मू कश्मीर लद्दाख की 6 पार्लिमानी सीटें हैं, मैं कई महीनों से कहता आ रहा हूँ कि इनमें से 3 सीटें पहले ही इंडिया अलायंस के पास हैं, जिन पे 2019 में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कामयाबी हासिल की। मुझे नहीं लगता है कि जो सीटें पहले ही इंडिया अलायंस के पास हैं उन पे बातचीत करने का कोई मकसद है। अगर इंडिया अलायंस का मकसद बीजेपी को हराना है तो फिर हमें उन सीटों पे बात करनी चाहिए जिन पे बीजेपी पिछले इलेक्शन में कामयाब हुई। उधमपुर, जम्मू और लद्दाख, इन सीटों के लिए फॉर्मली कांग्रेस के साथ अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन इनफॉर्मली उन्होंने हमें अप्रोच किया है और हमने बातचीत का सिलसिला उनके साथ शुरू किया है। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब ने आज जो बात की, वो हमारे काडर ने जो जम्मू संभाग के जिला पुंछ में नियंत्रण रेखा पर 2 अलग अलग जगहों पर पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन से घुसपैठ करने की कोशिश की गई। दोनों जगहों पर रेखा पर तैनात सतर्क सैनिकों ने ड्रोन पर गोलीबारी कर उसे वापस भागने पर मजबूर कर दिया। वहीं पुंछ के चक्कादा बाग में नियंत्रण रेखा के पास संदिग्ध हरकत देखे जाने की भी खबर है। इन 3 घटनाओं के मद्देनजर सुरक्षा बलों ने संबंधित इलाकों में तलाशी अभियान चलाया। पुंछ जिले के गुलपुर सेक्टर के सलोत्री और मेंढर में बलनोई में ड्रोन से घुसपैठ की कोशिश की गई, लेकिन सेना की गोलीबारी के चलते दोनों ड्रोन पाकिस्तान की तरफ लौट गए। इसके बाद दोनों इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया गया ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि ड्रोन ने भारतीय सीमा में हथियार या नशीले पदार्थों की खेप तो नहीं गिराई। जम्मू कश्मीर में 18 से 20 फरवरी को पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। भारी बारिश और बर्फबारी से पर्वतीय क्षेत्रों के साथ मैदानी इलाकों में शीतलहर बढ़ेगी। कश्मीर संभाग अधिक प्रभावित रहेगा। इसे देखते हुए मंडलायुक्त कश्मीर ने एडवाइजरी जारी की है। इसमें खराब मौसम के कारण हवाई सेवाओं के साथ जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग व प्रदेश के अन्य कई मध्य व ऊंचाई वाले मार्गों के प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। यात्रियों को मौसम के मुताबिक सफर करने की सलाह दी गई है। बर्फबारी संभावित क्षेत्रों में हिमस्खलन का खतरा रहेगा। आगामी मौसम को देखते हुए बर्फबारी संभावित क्षेत्रों में आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन ने तैयारियां की हैं। एडवाइजरी के तहत जम्मू संभाग के पीर पंचाल और कश्मीर संभाग के अनंतनाग, पहलगाम, कुलगाम, शोपियां, पीर की गली, गुलमर्ग, सोनमर्ग, जोजिला, बांदीपुरा, राजस्थान पास, कुपवाड़ा, साधना पास में भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार कश्मीर संभाग में 17 फरवरी की रात पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी शुरू हो सकती है। कल 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी। तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।